हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। दोस्तों, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, राइटिंग नोट्स है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली से मिल सकें। तो इसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे वो है संचित निधि। क्या होता है दोस्तों संचित निधि और इसका क्या क्या काम होता है, इस विषय में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है भारतीय संघ को प्राप्त सभी राजस्व एक निधि में जमा किए जाते हैं, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों, वो है कि संचित निधि अनुच्छेद 266 के 1 के अंतर्गत आता है और संचित निधि का काम सभी लोगों का तनख्वाह देना होता है। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे दोस्तों, तो संचित निधि से धन निकालने के लिए सक्षम विधानमंडल विनियोग अधिनियम पारित करता है। और आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो संचित निधि द्वारा राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय करता है। इसके अलावा हम आपसे बात करें तो दोस्तों, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उप अध्यक्ष का वेतन भत्ते देता है। इसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन देने का काम संचित निधि का होता है। इसके अलावा और बात करें हम दोस्तों, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षा का वेतन भत्ता एवं पेंशन देने का काम जो है वो भी संचित निधि करता है। आगे जो बात किया गया है वो है कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा संचित निधि पर ही भारित घोषित होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ऋण जिसका दायित्व भारत सरकार पर है। आगे जो भी बात किया गया है दोस्तों, वो है भारत की आकस्मिक निधि। ये क्या होता है और इनका काम क्या होता है, इनके बारे में चलिए आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थित भारत या राज्य की आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति देता है। और यह निधि 1950 में गठित की गई थी, जिसकी रकम का निर्धारण विधानमंडल विनियमित करता है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आपसे, तो जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अन्वेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों, तो कार्यपालिका के सलाह पर राष्ट्रपति इन निधियों में अग्रिम धन दे सकती है। अब आगे जो टॉपिक है दोस्तों आपके सामने, वो है केंद्र एवं राज्य का संबंध। चलिए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसमें और आगे हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आपसे, तो वो है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई हैं। कौन कौन सी वो सूची है दोस्तों, तो पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अब दोस्तों इनसे संबंधित जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय और राज्य सूची में 63 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों, तो केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का वितरण अनुच्छेद 248 में संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है, यानी 248 में अनुच्छेद 248 के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आपसे, वो है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार को प्राप्त है।
दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया है और शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में 25वें स्थान पर अंकित किया गया है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे सबसे पहले वो है संघ सूची के बारे में। तो दोस्तों, संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इसमें बात करें हम दोस्तों आपसे, तो वो है कि संघ सूची में 97 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें से प्रमुख जो है पहला है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि को शामिल किया गया है। इसके अलावा हम बात करें आपसे दोस्तों, तो वो है, तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे वो है कि संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत क्या क्या है दोस्तों। तो निगम कर है, सीमा शुल्क है, निर्यात शुल्क है, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क लगता है। इसके अलावा विदेशी ऋण है, रेल, रिजर्व बैंक और शेयर बाजार आदि हैं। ठीक है, दूसरा जो है दोस्तों वो है राज्य सूची। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को हो, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में सांसद भी कानून बना सकती है। दोस्तों, राज्य सूची में शामिल विषयों की संख्या की बात करें तो वो 63 है, जिनमें से प्रमुख जो है दोस्तों उनके बारे में जानते हैं क्या क्या प्रमुख है। तो दोस्तों, लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई है। अब इसके राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत की बात करें हम आपसे दोस्तों, तो वो है व्यक्ति कर, कृषि, भूमि कर, संपदा शुल्क, भवन कर, पशुओं तथा नौकायन पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी कर आदि लगाया जाता है। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तीसरा वो है समवर्ती सूची। इनके बारे में चलिए आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर सांसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानूनों के विरोध हैं तो सांसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। दोस्तों, समवर्ती सूची में शामिल विषय जो है वो 47 है, जिसमें से प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना है। अब आगे हम इसमें बात करें दोस्तों, तो सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया, जिसमें अपनी रिपोर्ट 1987 ईस्वी में केंद्र सरकार को सौंपी। इसमें जो आगे बात किया गया दोस्तों वो है राज्य की सहमति से भी सांसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है और आगे बात करें राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन के समय भी सांसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। और थोड़े से आगे चलें तो दोस्तों, आगे जो चलें और बात करें हम आपसे, तो दोस्तों राज्य सूची पर संघीय सांसद द्वारा विधि निर्माण की कुछ शक्तियाँ हैं, जो अनुच्छेद है उनको दिया गया है। चलिए आइए उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 249 में राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्तावित करने पर अनुच्छेद 249 के अंतर्गत किया जाता है। आगे जो दोस्तों वो है अनुच्छेद 250 आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में इसका उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 252 की बात करें हम दोस्तों आपसे, तो वो है दो या अधिक राज्यों में के अनुरोध पर जो है 252 अनुच्छेद लगाया जाता है। इसके अलावा बात करें हम दोस्तों अनुच्छेद 253 पर, तो यह अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुपात पे मतलब लगाया जाता है। और अनुच्छेद 352 की बात करें तो दोस्तों इस पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की स्थिति में अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आल का बटन प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, अपने फ्रेंड, कलीग्स यार जिनसे
कनेक्टेड हैं पीयर ग्रुप से, उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।